संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की सांस्कृतिक समारोह एवं प्रस्तुति अनुदान योजना के अंतर्गत सब रंग नाट्य समारोह में आपका स्वागत है। नाटक शुरू होने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि दूर बैठने की बजाय मंच के करीब आकर आसन ग्रहण करें, अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। आज तीसरे दिन आप देखेंगे नाटक मुसाफिर, जिसका नाट्य विचार और निर्देशन किया है श्री गोपाल दुबे जी ने। निर्देश किए जिंदगी एक यात्रा है जिसमें खोए हुए मिल जाते हैं और कुछ मिले हुए खो जाते हैं। मुसाफिर नाटक एक कहानी कोलाज है, ध्वस्त होते जीवन मूल्य और संवेदना से दूर आज इस समय में हम एक शून्य में बंधे हुए हैं। संबंधों में हमारी अनास्था साफ झलकती है। ये नाटक एक दूसरे पर आक्षेप और यांत्रिक युग की संवादहीनता के विरुद्ध है। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं निर्देशक श्री गोपाल दुबे पिछले 47 वर्षों से अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। लगभग 19 वर्ष भारत भवन के रंगमंडल से संबंध लेकर बाबा कारंत, फिट्स बेनेविट्स, M.K. रैना, रॉबिन दौस, B.M. शाह, अलखनंदन सिन्हा, शेखर वैष्णवी, जयदेव हंटगड़ी, बादल सरकार, रुद्र प्रसाद सेनगुप्त, बंसी कौल, जॉन मार्टिन, श्यामानंद जालान, देवेंद्र राज अंकुर, बैरी जॉन, प्रसन्ना, नीलम मानसिंह चौधरी, राजेंद्र गुप्त, आलोपी वर्मा, हेलिना बेटिक आदि शीर्षस्थ रंगकर्मियों द्वारा निर्देशित अनेक प्रसिद्ध नाटकों में अभिनय कर चुके हैं एवं अनेक नाटकों का निर्देशन, जिसमें चुप्पी, भगवद अच्युकम, होली, मोटे राम शास्त्री, गदल, आधी रात के बाद, लीला नंदलाल की बाबूजी, हम कहाँ थे कहाँ आ गए, आजाद परिंदे प्रतिबिंब, बिना छत वाला मकान, मेरी कहानी, अपने पराए, आज नहीं तो कल, अनाथ शहीद, भीगी पल के ओ हरामजादे, अमजद, मेजर और मैं, फर्स्ट एंड द लास्ट, छल, चांद सिर्फ एक रोटी है बस, सीमा, मुसाफिर आदि शामिल हैं। आप अब तक 100 नाटकों के लगभग 2800 प्रदर्शनों में अभिनय, अनेक कार्यशालाओं का संयोजन और संचालन, अनेक कहानियों का नाट्य रूपांतरण और मुकाबले में भी सक्रिय हैं। कहानी का रंगमंच पर संस्कृति विभाग, भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप गुलजार श्याम बेनेगल, सुधीर मिश्र, प्रकाश झा, प्रवेश भारद्वाज द्वारा निर्देशित फिल्मों में अभिनय, अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त एवं 6 नाटकों का लेखन कर चुके हैं। जिन कलाकारों को आप मंच पर देखेंगे उनमें यात्री गोपाल दुबे, यात्री 2 संगीता ठाकुर, यात्री 3 यशील दुबे, लड़का आशीर्वाद झा, ग्वालियर वाला रंजीत ठाकुर, किताब वाला उद्देश्य अग्रैया, स्टेशन पर लोग मेघा, सुनैना, किरण, हार्दिक, पीयूष। मंच पर नेपथ्य में कलाकार इस प्रकार हैं: मंच व्यवस्थापक कार्तिक वानखेड़े, मंच निर्माण निश्चय, वेशभूषा भूमिका दुबे, प्रकाश निश्चय दुबे, संगीत प्रभाव जितेंद्र परमार, प्रचार प्रसार शिवम रघुवंशी, सहायक निर्देशन गौरव रघुवंशी, नाट्य विचार एवं निर्देशन श्री गोपाल दुबे। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक मुसाफिर।
डेट लिख लो तो ये होगा वैलेंटाइन। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, इधर आ रहा है 47, 48। बैठो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो, अरे छाता अलग खुल जाता है यार। 47। अंकल जी आपकी कौन सी बर्थ है? हमारी 45 और 48। कल ये 47 मेरी बर्थ है। आपकी 47 है। भाई साहब, हमें ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, आप रात को एडजस्ट कर लेंगे हमसे, वो उधर। अंकल एक्चुअली मुझे विंडो वाली सीट पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू। तो अभी तो बैठिए आप, अभी कहाँ सो रहे, बैठिए आप, आपको फिर 45 मिल जाना। कहाँ जाएंगे आप? जी ग्वालियर। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, एक मीटिंग है हम लोगों की। आप लोग आराम से बैठिए, मैं वहाँ बैठ जाती हूँ। वो क्या है कि जो सीनियर सिटीजन को है ना, हमेशा लोअर बर्थ मिलती है, ये तत्काल में सुविधा नहीं मिलती है। तो मानते हो अपने को सीनियर सिटीजन? अरे जब बर्थ मिल रही है तो बुढ़ा मानना पड़ता अपने आप को। अरे तुम रखो, मैं ट्रेन में बैठ रहा हूँ। हाँ सुनो, क्या? अरे खाना रख लिया मैंने। चाबी मुझे क्यों दी? वैसी देरी हो रही है, ये लो। हाँ और सुनो, डिग्गी में हेलमेट रखा है, निकाल लेना, चेकिंग चल रही है आगे। ओके बाय। एक्सक्यूज मी आंटी जी, ये ऊपर वाली बात आपकी है क्या? नहीं नहीं, अभी तो बैठी है। अभी से कौन सो रहा है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। भाई साहब, सो सॉरी भाई, माफ कीजिएगा। हेलो, हाँ पहुंच गया था मैं। हाँ यार लेट हो गया था थोड़ा। अब वो क्या करो, शाम को ऑफिस का ट्रैफिक रहता ही है। अच्छा सुनो, अब वो डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे सबमिट कर दिए हैं। हाँ तुम कल रिमाइंड करा देना, बस काम हो जाएगा वो। हाँ हाँ ठीक है। क्या क्या शम्मी मासी यार, अभी पिछले हफ्ते मिले थे हम लोग शादी में। अरे मुझे काम रहता है भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ हाँ देखूंगा, अगर जल्दी फ्री हुआ तो मिल आऊंगा। ठीक है चलो ओके बाय बाय। भाई कहाँ जाओगे? मैं झांसी जा रहा हूँ अपनी सिस्टर को लेने। आप? मैं ग्वालियर जा रहा हूँ। अच्छा पता है, ये गाड़ी पहले एमपी से यूपी जाती है, फिर यूपी से एमपी आती है, फिर यूपी जाती है। साथ थोड़ी खेल रही है। हाँ ना उधर दो। क्या बिल्टी नंबर? अरे लिखना चाहिए ना बिल्टी नंबर। लो लिखो 4625। हाँ और सुनो, बिल्टी छुड़ा ही लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल कर देना। अच्छा चलो बाय। 41। सर ये सूटकेस आपका है क्या? नहीं मेरा नहीं है, शायद ऊपर वाले का होगा। सुना सारा सामान इसको यहाँ रख देता हूँ। भाई क्या रख लो, क्या है ये कुछ किताबें हैं अंकल जी। तो गंदे में क्यों रख लो, यहाँ कहीं और रख दो ऊपर उधर। जगह नहीं है ना अंकल जी। तो एक काम करो, अभी यहाँ रख दो, विद्या माता है, रख दो। आपको दिक्कत नहीं हो अंकल जी? ये अभी बाद में उठा लेना आप, है ठीक है। अभी रख दो। भैया उठा ही लेना, अंकल जी को सोना भी होगा। अरे हाँ भैया उठा लेंगे। कहाँ जाओगे? जी मैं आगरा जा रहा था। ताजमहल घूमने? अरे नहीं भैया, ताजमहल तो कई बार घूमा हुआ है, मेरा तो वहाँ ये किताबों का काम है, वही सप्लाई करने जा रहा था। ट्रेन लेट हो गई है, ऐसे टाइम पर चलती है। अरे भैया, दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है कि सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं। चारों तरफ पानी पानी है। हाँ भैया, दिल्ली क्या हर शहर चेरापूंजी हो रखा है। अरे हमारा यही हाल है भैया, बारिश गिरती तो बोलते बारिश गिर रही है, गर्मी में बोलते गर्मी गिर रही है, बरसात में बरसात गिर रही है, ठंड में ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ मालवा में बारिश नहीं गिरती और पानी गिरता है। क्यों भाई, है कि नहीं? बहुत पानी गिरा इस साल। कौन सी किताबें हैं ये, कोर्स की है क्या? नहीं भैया, कोर्स की नहीं है। पीएससी की होंगी? पीएससी की भी नहीं है। तुम आगरा जा रहे हो ना? हाँ जी। तो लॉ की होंगी। लॉ की भी नहीं है अंकल जी, ये तो कहानियों की किताबें हैं। कहानियाँ? कौन सी कहानियाँ? अरे भैया, कई तरह के राइटर्स हैं इसमें, जैसे मुंशी प्रेमचंद, मन्नू भंडारी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, अमरकांत, इसी तरह के कई राइटर्स हैं इसमें।
देर आए दुरुस्त आए। 10 मिनट लेट चली पर चल दिया आखिर। एक आध घंटे लेट हो जाती तो मुश्किल हो जाती। दिल्ली का ट्रैफिक जानते ही हो आप लोग। माशाअल्लाह। सही बात। इसमें शिवानी की कृष्णकली है? आंटी जी वो तो नहीं है इसमें। तो चल खुसरो घर आपने होगी। एक्चुअली आंटी जी इसमें शिवानी की एक भी बुक नहीं है। हमने ऑर्डर दिया है, नया संस्करण जल्दी मार्केट में आ जाएगा। अरे क्या सा फोन में लग गया यार। आजकल फोन की ये प्रॉब्लम है यार। वो मेरा बच्चा अंदर ले जाता है टॉयलेट में फोन, मुझे हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। तो तुम तो यार किताब वाले हो ना जी। तुम तो खूब पढ़ते होगे, तुम पढ़ी हो कहानियाँ। हाँ जी। तो सुना दो कहानी एक आध, हाँ। टाइम कट जाएगा। अरे मैं क्या सुनाऊंगा अंकल जी। कुछ भी सुनाओ। अच्छा एक काम करते हैं, राइटर्स के नाम की चिट डाल लेते हैं। एक एक चिट उठाओ और एक एक कहानी सुनाओ, क्या कहते हो? अरे नहीं नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। वो क्या है ना, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है। हाँ अगर इंग्लिश होता तो आई कैन इजीली। अरे हमारी यही प्रॉब्लम भाई, हम हिंदी को महत्व देते ही नहीं है ना। हमारे पास में एक गांव है किलेरामा, हार्वर्ड पब्लिक स्कूल। एक गांव में खेड़ा खजूरिया, स्कॉलर्स यार्ड पब्लिक स्कूल। रशिया में आपको MBS करना हो ना तो आपको 1 साल रशियन का कोर्स करना पड़ेगा, तब मिलेगा एडमिशन। तुम बनाओ चिट यार। ठीक है अंकल जी। हाँ हाँ तुम चिट बना दो, मैं निकाल भी लूंगा। कहानी आप में से कोई पढ़ दीजिएगा। अब बताओ कहाँ से खूबसूरत लग रही है, लेकिन 200 लाइक्स हमारी पोस्ट पे 4 ही आते हैं बस। वो भी तुम्हारी फैमिली के होंगे। अरे सुनो बेटा, यार इसको मैं मेल करना है, मेल हो नहीं पा रहा। बच्चे कर लेते आजकल के, मुझसे नहीं होता है। ये देखिए अंकल, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाला जिसको भेजना है, हाँ। ठीक है। फिर यहाँ से नीचे से आकर ये फाइल सेलेक्ट की और ये सेंड। अच्छा वेरी गुड, बच्चा कर लेता है मेरा, मिस प्रॉब्लम होती है। एक्सक्यूज मी, पर्चियाँ तैयार हैं, अब पहले कौन उठाएगा? लाओ मैं उठाता हूँ, दो मुझे। अरे आप इनने खेल का रोक लगाया, इनने ये उठाया होगा चाहिए, ये कैसे ये? लो उठाओ। चलिए मैं ही उठाता हूँ। गुलजार गुलजार खोल ले जी, बोलो भैया। गुलजार ऊपर ही होगी अंकल जी गुलजार। वो रहे, ये ले। ये। 10 पैसे और दादी। बस 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया और चक्कू घर से भाग गया। अरे 10 पैसे भी कोई चीज होती है क्या? राम मनोहर की जेब में कितनी रेजगारी रहती है, जब चाहो जाकर पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरी की कंडी बंध गई। मांझे की चरखी बस भरी रहती है और सत्ती सत्ती के तो कितने सारे पत्ते घर में है उसके। ये सब याद आते ही उसे गुस्सा आ गया। दादी है ही ऐसी गुन्नी, इसलिए तो इतनी झुर्रियां हैं उनकी शक्ल पर। अरे राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं है। एक एक करके उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले हैं, जब भी गालों को चूमती है ना तो आंखों पर लटक आते हैं। और पलके पलके तो है ही नहीं। रात को जब सोती है ना तो आधी आंखें खुली रहती हैं, मुंह भी खुला रहता। दादी के कार्टून बनाता हुआ वो नंगे पांव ही स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया और गार्ड ने जैसे ही सीटी दी वो फौरन दौड़कर गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी में चढ़कर उसने सोचा कि चलो घर से भाग जाए, और गाड़ी में ही उसने तय किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत जरूरी है। अरे ये भी कोई जिंदगी है, एक एक पतंग के लिए इतने बूढ़े बूढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए उनके बड़े भाई भी उन्हें छोड़कर बंबई चले गए और अब कभी नहीं आते। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई, और जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग आया। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ, लेकिन गिला और शिकायत अभी तक गले में रुंधा हुआ था। अरे 10 पैसे ऐसी कौन सी बड़ी चीज है, अगर पूजा की थाली से उठाए तो चोरी थोड़ी हुई। भगवान की आंखों के सामने से लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी, उनके भगवान तो जागृत थे, कभी नहीं सोते। अरे
आंखें बंद कर लेना, तब भी देख सकते हैं। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो दादी को बताया क्यों नहीं? वो तो समझती है कि मैं चोर हूं। दादी के भगवान भी उसी के जैसे हैं, गुन्ने, कम देखते हैं और कम सुनते हैं। किसी ने दरवाजे से हट के अंदर आने को कहा। ए, चल। स्टेशन आ रहा था शायद, गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते तो एक बार उसे ख्याल आया कि घर वापस लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था, ये ख्याल भी उसे पहली बार हुआ। उसने सुना था बिना टिकट वालों को पुलिस पकड़कर जेल भेज देती है और वहां चक्की पिसवाती। गाड़ी के दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। जब गाड़ी चली तो लोग अपनी अपनी जगह पहुंचे, तो बिस्तर पेटी संदूक के ऊपर नीचे होता हुआ वो खिड़की के ठीक नीचे की तरफ जाकर फिट हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसे भूख भी सता रही थी और प्यास भी। ऊपर वाले बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिचकोलों से झूल रही थी और सुराही पर लगा हुआ ऑन द ग्लास भी मुसलसल किटकिट किए जा रहा था। उसी वक्त पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके साथ उसका एक असिस्टेंट बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़कर दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। अरे अरे, चलती हुई गाड़ी से ये लोग अंदर कैसे आए? जरूर कहीं चिपकर बैठे रहते होंगे ये लोग। वो सीट के नीचे ही नीचे घिसटता घिसटता नीली वर्दी के ठीक पीछे की तरफ जा निकला और वहां से घिसटता हुआ वो डब्बे की दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आ गया। बस लेकर खोल कर कमोड पर बैठ गया। अरे, पकाने में थोड़ी कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोग ये तरकीब क्यों इस्तेमाल नहीं करते। वो चेचक के दागों वाला तो कर ही सकता था, जिसे टीसी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर तक बैठा रहा। नंगी टांगों पर ठंड लग रही थी और हवा भी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे उसे नींद आ गई। फिर गाड़ी ने पटरी बदली। एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़े एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था शायद। झांक कर देखा तो टीसी कहीं नजर नहीं आया। जरूर कहीं छिपकर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहां जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन सर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी कुछ देर खड़ी खड़ी हाँफती रही, फिर भग भग करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ कर अपनी टांगों में मुंह देकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद तकिए की तरह लुढ़क गया। थक थक करता लालटेन हाथ में लिए चौकीदार आया और उसे कान से पकड़कर उठा दिया। ए, चल उठ, घर से भाग कर आया है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो चौकी वाले धर कर ले जाएंगे। अरे चक्की पिसवाएंगे वहां जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा कर खड़ा हो गया। थक थक करता लालटेन हाथ में लिए चौकीदार फिर कहीं गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहां मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों का ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के ढेर के पीछे ही एक बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोलकर सो रही थी। फटा पुराना कोई लिहाफ ओढ़े। अरे कोई भिकारन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसे। वो उसी भिकारन के लिहाफ में जाकर घुस गया। उसे लग रहा था जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा हो। गांव में अक्सर ऐसा होता था। मीरासन अपने साथ सुलाती थी और वो दादी के लिहाफ में जा घुसता था। सर जमीन पे टिकाते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपट कर सोया हुआ था। बुढ़िया के सिरहाने पड़े कटोरे में रेसगारी पड़ी थी। फिर वही थाली याद आ गई। कल रात की भूख उभर कर आई। अरे इतनी सारी रेसगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछो तो बोलती थी, मरकर भी तो जरूरत पड़ती है पैसे की, वरना इस काटी को जलाएगा कौन? झूठी।
अरे कितनी सारी लकड़ियां तो पड़ी है घर में। उसकी नजर फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे उठा भी लिए तो क्या है, यहां तो भगवान भी नहीं है और दादी भी नहीं है, मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। उसने उठा लिए 10 पैसे, बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और टॉयलेट की तरफ चल दिया। वापस आकर हाथ धोए मिट्टी से। दादी ने सिखाया था, साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी मिट्टी ले लो, लेकिन मुतरी से आकर हाथ धोया करो। हाथ धोए ठंडे ठंडे पानी से। किसी ने कोयला मसल कर रखा था होदी पर, उसने टाट भी मांज लिए, मुंह हाथ धोया, हाथ झटक कर सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पोंछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ में काट खाया। वापस आकर देखा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े हुए थे। एक उसके सिरहाने बैठा था, कह रहा था कि बेचारी बिल्कुल अकड़ गई, मरे भी 6-7 घंटे हो गए होंगे। अरे भैया, लगता है रात नींद में ही चल बसी। चक्कू लड़खड़ाकर वहीं खड़ा हो गया। वेटिंग रूम से कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? अरे स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? अरे किसको भाई? म्युनिसिपैलिटी को, वही ले जाके जलाएगी इसे। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक दिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया के कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास। दादी, दादी! और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास। बहुत अच्छी कहानी है यार। बचपन के एंगल से कहानी लिखी है गुलजार साहब ने। पूरी कहानी में बचपना कहीं गायब नहीं होता। गुलजार साहब ने फिल्म लिखी है, पटकथा लिखी है, गाने लिखे हैं, ये तो पता था। कहानी भी लिखी है, ये नहीं पता था। लिखी है आंटी जी, उन्होंने काफी कहानियां लिखी हैं। लो भाई, संभालो अपनी प्रॉपर्टी। चलिए, मेरा तो हो गया। अब कौन आ रहा है? अरे कोई भी आ जाओ वॉलंटियरी, डरने की बात क्या है, पढ़ दो कोई भी। चलिए, मैं ही आ जाती हूँ। चाहिए, मैं वहां बैठ जाता हूँ आंटी जी। अजात शत्रु। अजय शत्रु, दोनों भाई ये देखो। अमृतसर दादर एक्सप्रेस में। अमृतसर दादर एक्सप्रेस पकड़ने के लिए वे दोनों कहाँ से चले थे? इंदौर की तरफ से या अकोला की तरफ से, पता नहीं, मगर हाँ, बैठे खंडवा से थे। बोगी नंबर था 9211, यानी 9211। कोच S5 था। बर्थ थी 33, 34, यानी लोअर बर्थ और मिडिल बर्थ। सामने की बर्थ पर मैं था। तब शाम का समय था। ऊपर की बर्थ के भी दोनों यात्री मेरे साथ नीचे बैठे थे। वो शादी के बाद का ताज़ा तरीन जोड़ा था। युवक अपनी अर्धांगिनी को विदा कराकर ले जा रहा था। उसके हाथ पैर की उंगलियों की ललाई, हल्दी का पीलापन अभी भी छूटा न था। सूट भी वो शादी का ही पहने हुए था, जो यकीनन उसके ससुर ने तिलक के वक्त उसे दिया होगा। युवक यही कोई 23-25 साल का, सांवला रंग, चौकोर चेहरा, ठिंगना कद और साथ में जवान बीवी होने के नाते बेहद रिजर्व, बेहद चौकन्ना। वह पूरी कोशिश किए हुए था कि कोई उससे परिचय न गांठ ले। उसने फिल्मी मैगजीन भी लपेट कर फलों की डलिया में नीचे रख ली थी, जिससे कि कोई मांगने और लौटाने के बहाने बातचीत का अवसर न बना ले। वह अधिक से अधिक अप्रिय बनने की कोशिश कर रहा था और इस बाबत हम तीनों सहयात्री आपस में बात किए बिना सहमत थे। लड़की, दुल्हन, अर्धांगिनी जो कहें,
गोरी नारी, हष्ट पुष्ट, खुश मिजाज और चपल मादा थी। वह देखने में खूबसूरत थी, यह कोई अंधा भी कह सकता था। वह देखने में किसी गांव कस्बे की ठाकुर परिवार की कस्बे में रही बसी मैट्रिकुलेट नॉन मैट्रिकुलेट युवती थी। शिक्षा का रौबदाब और तेज उसके चेहरे पर न था, मगर बावजूद इसके तीव्र कॉमन सेंस और कुदरती फुर्तीलेपन के कारण वह असरदार जरूर थी। यू कांट फूल मी वाला भाव उसके चेहरे और चपल बातचीत से बार बार टपक रहा था। अब सामने कोई बैठा हो तो अनजाने ही अपना ध्यान जाता है, और ऐसे में होता ये हमारा चेहरा स्थिर हो जाता है, आंखें थिक जाती है और सारा शरीर सिमटकर कान में आ जाता है, जो दूसरों को सुनने का काम करते हैं। ऐसे में यह भी होता है कि हम बेभूले से सामने वाले को घूरने लगते हैं, और ऐसे में होता यह है जैसे ही हमें ये ख्याल आता है कि हम घूर रहे हैं, हम टकटकी तोड़कर ढीली नज़र डालकर फिर घूरने लगते हैं। माना कि आपकी मंशा बुरी नहीं है, आप यूं ही जिज्ञासावश बच कर सामने ताक रहे हैं, मगर सामने वाला यात्री आपको आपत्तिजनक समझ लेता है, और साथ में जवान बीबी हो तो समझेगा ही, क्यों न समझे। मुझे नहीं पता था कि मैं उसे नोट कर रहा हूँ, मगर युवा पति मुझे लेकर ओवर कॉन्शियस हो चुका था। मेरा वश चलता तो मैं उससे कह देता, भाई मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, तेरी दुनिया पूरी तरह सुरक्षित है। मगर ऐसा कोई कहता है भला? वह पलट कर मुझसे कह सकता था कि नेक है तो सफाई क्यों दे रहा है, हमने कुछ पूछा है क्या, वगैरह वगैरह। गाड़ी हम सबको लिए भागे जा रही थी और हम बर्थ पर बैठे बैठे ही आगे बढ़ रहे थे। लड़की को लगा कि मैं चेहरा इधर रखने के बावजूद कान उन्हीं की तरफ रखता हूँ, तो उसने मुझे चढ़ाने के लिए अपने पति से मजाक करना शुरू किया। वह कोई प्रसंग बनाकर उससे छीना झपटी करती, कभी ज़रूरत से ज़्यादा खिलखिलाकर हंसती और हंसते हंसते उसकी जांघ पर हाथ मारती, कभी उसके कोट की टाई ठीक करती, कभी उसके कोट से तिनका बीन कर खिड़की के बाहर फेंकती, और एक बार तो उसने ठहाका लगाकर उसे चूम ही लिया और फिर फौरन होठ हटा लिए। युवा पति थोड़ा झेप रहा था, मगर उसकी हरकतों को वह नापसंद भी नहीं कर रहा था। उसे यह महसूस करना अच्छा लग रहा था कि सामने के 3 यात्रियों से तोड़कर उसने अपनी पत्नी को सर्टिफाइड तौर पर अपनी पत्नी बना लिया है। वह विजयी था। हालांकि यहाँ न युद्ध की कोई गुंजाइश थी न जायज कारण। बगल वाले ने मेरे कान में फुसफुसाया, बड़े अजीब लोग हैं, लौंडे ने शादी की है या भगा के ले जा रहा है। मैंने कहा, मेरी उम्र 55 साल है। उस समय मेरी उम्र 55 साल थी, आज 62 का हूँ। वे दोनों खेलते फुदकते रहे। बरहानपुर स्टेशन आया। लड़की अपने पति से थोड़ा दूर हटकर बैठ गई। उसने फौरन घूंघट कर लिया। उनके कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने आए थे। लड़की के बुआ फूफा बच्चे बच्चियाँ वे फल लाए थे। युवक ने फल ले लिए। लड़की अपने बुआ फूफा को देखकर थोड़ा रोने लगी। जो सियाफ करने आए थे वो खिड़की की छड़ों से मुंह टिकाकर बातचीत करते रहे। कुछ देर बाद गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही गाड़ी स्टेशन प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, युवती ने फौरन घूंघट हटाया और युवक से बोली, उन्होंने तुम्हें फल दिए तो तुम्हें उन्हें थैंक कहना चाहिए था। युवा पति को अपनी युवा खूबसूरत पत्नी की यह सीख, जिससे अगले 6 महीने तक लड़ने का कोई कारण न था, अच्छी ही लगी। 2-3 खंबे गुजर गए तो लड़की ने पुनः उसकी टाई ठीक की और कहा, कोई मिलने आए तो मुस्कुराना चाहिए, हाँ? और आगे जोड़ा, अपना जरा सा स्माइल देने में क्या जाता है। युवा पति उसे घोंचू की तरह देखता रहा। गाड़ी भागती रही। कुछ देर बाद युवती ने पुनः पूछा, नासिक में कौन कौन सी पिक्चर चल रही है? बगल वाले ने फिर फुसफुसाया, नासिक के हैं साले। और ऐसा कहते हुए उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ ही रखा। इधर युवक ने जवाब दिया, पिक्चर नहीं जाएंगे, अम्मा को नहीं पसंद है। बगल वाले ने फिर फुसफुसाया,
लोअर मिडिल क्लास हैं। मैं चुप रहा तो वो फिर फुसफुसाया, पर पहनावे से ऐसे नहीं लगते हैं। मैंने कहा, देखते जाओ, इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। भुसावल स्टेशन पर गाड़ी रुकी। लाड़ी ने फौरन वाटर बैग खाली किया और वर से बोली, जरा फ्रेश वाटर ले लो। युवक ने हमें देखा, थोड़ा सहमा और मन मारकर पानी लेने चला गया। हम दरवाजे से 5-6 खिड़की आगे बैठे थे। वह झपट कर खिड़की पर आया, जैसे चलती गाड़ी से उतरा हो। खिड़की की छड़ों से सिर मुंह टिकाकर बोला, कॉफी लो तो ले आओ। युवती ने अंगड़ाई ली और कहा, रहने दो, इच्छा नहीं है। इच्छा के ई को उसने जरा ज़्यादा ही लंबा खींचा। वर, जो उसके अंगड़ाई लेने से डिस्टर्ब हो गया था, इच्छा के लंबे ई को सुनकर और अशांत हो गया। उसने कनखियों से हमें देखा और मन मारकर पानी लेने चला गया। हम वर को एट ईज रखने के लिए नल की तरफ ही देखते रहे। बगल वाले ने फिर कहा, कनपटी लाल हो गई गरीब की। वह पानी लेकर के उसने आधा वाटर बैग भरा और झपट कर डब्बे में आ गया। लाड़ी ने वाटर बैग लिया तो उसे लगा काफ़ी खाली है, सो बोली, पूरा नहीं भरा क्या? वर ने हमें देखते हुए कहा, करना ही क्या है, रात में ही उतर जाएंगे, और उससे सट कर बैठ गया। हाय, सावित्री ने शकुंतला ने सत्यवान के कंधे पर सिर टिका दिया। हम अब तक उब चुके थे। जोड़ा भी 2-3 स्टॉप गुजर गए, जोड़ा भी नॉर्मल हो गया था। खा पी कर अब सब सोने की तैयारी करने लगे। अब सोते समय फिर परेशानी हुई। लड़की की बर्थ ऊपर थी, वह उचक कर या चढ़कर बर्थ पर नहीं जा सकती थी, उसे सोना नीचे ही था। और लड़के की मंशा की वह नीचे न सोए, क्योंकि सामने मेरी बर्थ पड़ती थी। वह खड़ा परेशान होता रहा, सोच विचार कर रहा था। मुझे उस पर एक साथ हंसी और दया आ रही थी। मैंने उससे कहा, आप मेरी बर्थ पर आ जाइए, मैं आपकी बर्थ पर चला जाऊंगा। वह खिसियाया, मन ही मन कूड़ा। उसे लगा मैंने सज्जनता दिखाकर उसकी पत्नी की निगाह में उसे छोटा साबित कर दिया है। वह मजबूर था। मैंने भोजन करके अपनी बर्थ उसे दे दी। उसने रूखा थैंक्स कहकर मेरा हैंडबैग उठाकर अपनी बर्थ पर रख दिया। खा पी कर अब सब सो गए। गाड़ी में मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं अपनी परिवर्तित बर्थ पर जागता रहा। कुछ देर बाद मैंने बत्ती बुझा दी। मैंने देखा अब वह युवक सो रहा था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। नींद में चिंता होती भी नहीं है। नींद में वह युवक अपनी जिस पत्नी को ले गया था, वह उसकी नींद में ज्यों की त्यों सुरक्षित थी। अपनी नींद के अंधेरे में वह आश्वस्त था। मैंने गौर किया, नींद में आदमी का वास्तविक चेहरा सतह पर आ जाता है। इस समय वह एक पढ़ा लिखा ठाकुर परिवार का युवक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे देहात का कोई हट्टा कट्टा 25 साल का बच्चा सोया हुआ है। हाँ, उसकी श्रीमती को नींद नहीं आ रही थी। वह यूं जाग रही थी। 2-3 बार बाथरूम तक होकर आ गई थी। गाड़ी भागे जा रही थी। सारे मुसाफिर नींद की गिरफ्त में जा चुके थे। बाहरी संसार से हमारा संबंध लगभग कट चुका था। कहीं दूर कोई गांव में टिमटिमाता बल्ब दिखता तो बाहरी संसार से हमारा संपर्क जुड़ जाता, वरना अपने से घिरा हुआ एक टापू था जो भागा चला जा रहा था। मनमाड़ स्टेशन पर गाड़ी रुकी। लड़की ने पति की बर्थ की तरफ देखा और बर्थ पर बैठ गई। वह अंधेरे में ही बैठी रही। मुझे लगा अब यह लाइट जलाएगी, मगर वह अंधेरे में ही बैठी रही। कुछ पलों बाद वह खड़ी हुई। उसने मिडिल बर्थ की तरफ देखा, मेरी बर्थ की तरफ देखा और फौरन बैठ गई। ऊपर की बर्थ के दोनों यात्री खर्राटे भर रहे थे। अचानक एक छोटे छोटे बालों वाला चश्माधारी युवक आया। उसने युवती को पत्र थमाया। युवती ने फुसफुसा कर कहा, दिवाली पर आऊंगी।
और फौरन बर्थ पर लेट गई। लड़का पलटकर वापस चला गया। पति अभी भी सोया हुआ था, नींद के भीतर अपनी पत्नी को सुरक्षित लिए हुए। सुबह का 4 बजा। मैं दादर स्टेशन पर उतरा। जैसे ही मैं उतरा, साथ वाले यात्री भी मेरे साथ उतरे। उनने एक से पूछा, क्यों जोड़ा उतर गया? मैंने कहा हाँ। वो बोला, बड़े अजीब लोग थे। मैंने इस बाबत कोई प्रतिक्रिया जताने के बजाय केवल उससे इतना ही कहा, मैं तो इतना जानता हूँ, जो सोवत है सो पावत है, जो जागत है सो रोवत है। अब वह मुझे अजीब समझता हुआ चला गया। पति अभी भी सोया हुआ था, नींद के भीतर अपनी पत्नी को सुरक्षित लिए हुए। ये तो शेक्सपियर से भी बड़ी ट्रेजेडी हो गई भैया। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? अरे अगर ये ट्रेजेडी है तो आप ही कुछ कॉमेडी सुना दो। अरे नहीं भाई, इतना टैलेंट नहीं है मुझ में। अरे भैया, इसमें टैलेंट की क्या बात है? आपको बस कहानी पढ़नी तो है, जस्ट रीडिंग। अरे नहीं भाई, सॉरी। और सुनाएंगे कैसे नहीं? ये है ना प्रसाद। हाँ भैया, प्रसाद सबको मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। हाँ। उठाओ आप। कहाँ फंसा दिया अंकल आपने? अरे मैं बैठा हूँ, डर के रहो, उठाओ तुमको। लाओ भाई, कोई भी दो, क्या फर्क पड़ता है। चंद्रकांत बख्शी। आनंद बख्शी तो नहीं है ना? गाने लिखते हो? चंद्रकांत बख्शी है। लाइए। अरे कितनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं भाई इसमें, कोई छोटी नहीं है क्या? हाँ, ये ठीक रहेगी। वह एक शाम। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में हमने घर बदल दिया और यहां नए घर में रहने आ गए। यह फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। यह एक 3 BHK फ्लैट था। बाहर एक चौक था जो लगभग 10 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। दीवारों के पीछे से बेतरतीब झाड़, पुराने घरों के काले पड़ गए खपरेल और बदलता हुआ आसमान नजर आता था। खिड़कियों से यह चौक दिखलाई देता जहां कई कई किस्म के फूल उगे हुए थे। हमारे ठीक ऊपर हमारे बंगाली मकान मालिक अक्षय बाबू अपनी पत्नी और 3 लड़कों के साथ रहा करते थे। वे किसी सरकारी महकमे में क्लर्क थे। उनकी पत्नी शोभा की रंगत सांवली थी, पर वो खुले दिल से हंसा करती थी और रात के अंधकार में चौक के फूलों के आसपास घूमती रहती थी। तीनों लड़के बालीगंज की और किसी हाई स्कूल में पढ़ते थे। जब मैं मकान की खोज में दलाल के संग यहां आया था, तभी शोभा से मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मकान पुराना था और हमारे फ्लैट में पेंट का काम किया जा रहा था। दलाल ने मुझे बाहर ही खड़ा रखा और भीतर जाकर सब बातचीत कर लेने के बाद मुझे बुलाया। बांस के मचान पर बैठे पेंटर पेंट में डूबे ब्रश दीवारों पर फेर रहे थे। कमरे खाली होने की वजह से काफी बड़े नजर आ रहे थे और दीवारों से गीले पेंट की स्मेल आ रही थी। आप ये घर लेंगे? नमस्कारों के आदान प्रदान के बाद शोभा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। आप 2 ही जने हैं ना? मेरे कुछ बोलने के पहले ही दलाल बीच में कूद पड़ा। मैडम जी, अब पति पत्नी बस 2 ही जने हैं जी, और कोई भी नहीं है। अब वैसे भी ये लोग बड़े भले लोग हैं, अब मैं इनकी जवाबदारी लेता हूं ना। मैं खामोशी रहा और खिड़की के बाहर चौक को देखता रहा। शोभा मेरा निरीक्षण कर रही है, यह भी मैं समझ ही रहा था। जगह हमें पसंद थी। प्रारंभिक कामकाज निपटाने के 2 दिन बाद हम ट्रक में भरकर यहां सामान ले आए। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर हफ्ते भर बाद हम यहां रहने चले आए। मैं रोज सुबह 8 बजे नहा धोकर और गर्म नाश्ता करके दुकान जाता था। दिन में करीब 1-8 बजे लौटता, फिर खाना खाकर आधा 1 घंटा आराम किया, वापस दुकान चला जाता। रात को आते आते 9, साढ़े 9 बज जाते। फिर खाना खाने के बाद अपनी पत्नी सरला से थोड़ी बहसबाजी करके मैं सोने चला जाता। मेरी और शोभा की मुलाकात कम ही हुआ करती, लेकिन मेरे आने और जाने के वक्त का वो बराबर हिसाब रखती। एक रविवार की सुबह मैं पलंग पर बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहा था।
तभी खिड़कियों की जाली के पीछे खड़ी शोभा पूछ रही थी, मिस्टर मेहता, आपको फूलों का शौक तो होगा ही। मैं घबरा गया। मैंने कहा, हाँ, कुछ खास नहीं। तो वो हंस पड़ी, लेकिन आपकी पत्नी को तो फूलों का बहुत शौक है। रोजाना शाम को वो मुझसे 2-4 जूही के फूल ले जाया करती है। ठीक उसी समय रसोई से सरला की आवाज आई। शोभा खिड़की के पास से खिसक गई और मैं वहीं खड़ा रहा। सब कुछ ऐसे जैसे एक स्विच को ऑन ऑफ करने की तरह बहुत तेजी से घटित हुआ। कुछ एक दिन इस तरह बीत जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शोभा के प्रति मेरे मन में कोई आकर्षण प्रकट हो रहा है। यह अस्वाभाविक नहीं था, लेकिन इसे खुलकर मान लेने के लिए जैसे मैं तैयार नहीं था। शोभा का रंग सांवला था, वो 3 बच्चों की मां थी। मैं अनायास ही उसके ख्यालों में डूब जाया करता, लेकिन उसमें कोई आकर्षण जरूर था। 3 बच्चों के पैदा होने के बाद भी उसके शरीर में सरला की अपेक्षा ज्यादा सुदृढ़पन था। वो हंसती, मजाक करती, देखा करती, सब कुछ इतने अंतरंग ढंग से कि एकाएक आप घबरा ही जाए। किसी किसी बार मुझे ऐसा ख्याल भी आता कि किसी दिन सरला घर में नहीं होगी और शोभा अचानक मेरे कमरे में आ जाएगी और खिड़कियां बंद कर देगी और तब शाम होगी। मैं कोशिश करके ऐसे ख्यालों को रोक दिया करता। मैंने सरला से इस विषय में किसी भी दिन बातचीत नहीं की थी, और जब भी वो बातों बातों में शोभा का जिक्र किया करती, मैं एक लापरवाह व्यक्ति का अभिनय करते हुए ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुना करता। एक रविवार की सुबह सरला और मैं फिल्म देखने जा रहे थे। तब रास्ते में सरला ने मुझसे कहा, शोभा बहुत होशियार औरत है, वो यहां ऊपर रहती है, इसलिए मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा, हाँ, वो शेरनी जैसी है, उसके रहते डरने की क्या बात। कौन कब आया कब गया ये सब ध्यान वो बराबर रखती है। यहां तक कि तुम किस बस रूट से आते जाते हो ये भी उसे बराबर मालूम है। और तो और पिछले रविवार तुमने क्या पहना था ये भी उसे मालूम है। मैंने कहा, अच्छा, वो ये सब तुमसे कहती है? हाँ, और वो मुझसे कहती है, सरला तूने लड़का जोरदार फांसा है। मैंने कहा, हाँ देख, ये बात तो बिल्कुल सही है सरला, वाकई लड़का तो तूने जोरदार फांसा है। रहने दीजिए आप, शादी करने की जल्दी तो आपको थी, मैंने तो पहले इनकार ही कर दिया था, फिर लगा अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा, इसलिए हाँ कह दी बस। दिन बीत रहे थे और किसी किसी बार जब मैं दुकान जाने के लिए बाहर आता, चौक में खड़ी शोभा मुझे देखा करती। सरला की मौजूदगी में भी वो मेरे साथ हंसकर बातें किया करती। हाँ, तब हम बांग्ला में बातें किया करते। शोभा जी, तुम्हें यही साड़ीते खूब सुंदर लागছো। अपनी मजाक करछे। ना ना, आमी सত্যि बोलছি, शुधु सत्यि। और सरला बांग्ला समझती नहीं थी। अक्षय बाबू के साथ मेरी कोई खास बोलचाल नहीं थी। ऑफिस के बाद वो व्यक्ति घर में ही रहा करता। हाँ, कभी कभार ऊपर से रविंद्र संगीत के गायन के स्वर जरूर सुनाई देते। आमारो पुरानो जहां चाहे। एक बार सरला ने भी मुझसे कहा, इसका मर्द कुछ करता धरता नहीं लगता, आलसियों की तरह घर में पड़ा रहता है बस। मैंने कहा, नहीं सरला, वो कहीं नौकरी करता है और फिर हमारा दिया हुआ किराया भी तो मिल जाता है, गाड़ी चल जाती है इन लोगों की। आदमी लेकिन बेचारा बेहद शांत है। दिन इसी तरह बीतते रहे और शोभा मेरे विचारों पर छाई रही। मुझे दिन और रात उसी का ख्याल आया करता। वो भी मेरे साथ बातचीत करने का अवसर ढूंढती रही है, ये भी मैं समझ ही रहा था, लेकिन कोई बेवकूफी कर बैठे ऐसी औरत वो नहीं थी। एक दिन सुबह शोभा ने मुझसे कहा, मिस्टर मेहता, मैं एक बार आपकी दुकान पर आना चाहती हूँ। मैं एकदम घबरा गया। दुकान की दुनिया में मैं शोभा को बिल्कुल प्रवेश करने देना नहीं चाहता था। मैंने तुरंत ही उससे कहा, शोभा जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझसे कहिए ना, मैं लेता आऊंगा। और मैं कहीं काम से गया हूं, मिलूं ना मिलूं, दिन में मैं 2-4 बार घर आता जाता ही तो हूं, अब मैं लेता आऊंगा। शोभा मेरी तरफ देखती ही रही। सरला की मौजूदगी में मैंने अब शोभा से बातें करना कम कर दिया था। वो भी ये समझते हुए सरला की मौजूदगी में बातें नहीं किया करती थी। हाँ, सरला के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा था। मेरी गैर हाजिरी में वो दोनों खूब बातें किया करती। और कभी मैं लौट आता तो शोभा हंसते हुए कहती, अच्छा अब आप दोनों बातें कीजिए, मैं चलती हूं, और वहां से चली जाती।
दिन यूं ही बीत रहे थे। शोभा एकदम करीब थी, लेकिन फिर भी कितनी दूर थी। मुझे उसके साथ दिल खोलकर बातें करने का मौका मिल ही नहीं रहा था। वो भी इस तलाश में रहती कि मेरे पास आए, लेकिन घर में एकांत मिलता नहीं था। सरला हमेशा घर में ही हुआ करती। सरला कहीं बाहर गई हो और घर में मैं अकेला हूं, ऐसा अवसर दुर्लभ ही था। मैं ऐसे मौके की कल्पना करके ही उत्तेजित हो जाया करता और आखिरकार निराश होकर सोचता कि ऐसा मौका कभी आएगा ही नहीं जब फ्लैट के एकांत में हम मिल सके। और जैसे जैसे मेरी निराशा बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी ख्वाहिश और जोर पकड़ती गई। उसकी आंखों में तूफान जरा भी कम नहीं हुआ था। उसमें अब भी आकर्षण था। मैं उसके लिए जैसे तड़प रहा था। मुझे उल्टे सीधे बहुत से ख्याल आया करते। रोजाना शाम होती, रास्ते में लाइट जल जाती, तब मैं उदास हो जाया करता। दुकान से बाहर निकलकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता, एक आध कप कॉफी पी लेता। एक दिन मैं बेहद बेचैन हो उठा और शाम को जल्दी ही घर आ गया। कपड़े बदलकर पलंग पर बैठा ही था कि उसी समय दरवाजे पे घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने शोभा खड़ी थी। आज आप बहुत जल्दी दुकान से आ गए मिस्टर मेहता? हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अचानक मैं अपनी तबीयत को भूलने लगा। सरला अभी सब्जी लेने गई है, उसे लौटने में अभी आधा घंटा लगेगा। मुझे लगा कि आपसे मिल आऊं। मुझे भी लगा था शायद आपकी तबीयत ठीक ठाक ना हो। भीतर आइए ना। वो भीतर आई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को समझ गए थे। गोया कि यह मौका अनायास ही मेरे हाथ लग गया था। हम दोनों बीच वाले हॉल में आ गए। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। शोभा सामने थी और सरला के लौटने में अभी आधे घंटे की देरी थी। शोभा ने मुझसे कहा, मिस्टर मेहता, मैं आपसे एक खास प्राइवेट बात करने के लिए आई हूं। मैंने कहा, हाँ आइए ना, भीतर आइए। हम दोनों कोने वाले कमरे में आ गए थे। शाम का अंधेरा था। मैंने बत्ती भी नहीं जलाई। शोभा ने मुझसे पूछा, मिस्टर मेहता, क्या हमारे अलावा और तो कोई नहीं है ना? मैंने कहा, नहीं, फ्लैट में बस हम दोनों ही हैं। उसने जरा खिसक कर बीच का दरवाजा बंद कर दिया और कहने लगी, सामने के मकान वाले हमें देख लें, ये मैं नहीं चाहती। पूरे कमरे में शून्यता छा गई थी। उसने मुझे पास आने का संकेत किया। मैं भी उसकी ओर खिंचा। मुझे लगा कि मैं कांप उठूंगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर शोभा ने कहा, मिस्टर मेहता सुनिए, मैं आपसे खास बात कहने के लिए आई। रोजाना शाम को 6 बजे एक व्यक्ति आपकी पत्नी से मिलने आया करता है। क्या आपको कुछ खबर है? मैं बेतरह कांप उठा। इस राइटर का नंबर है क्या? क्यों अंकल जी? पूछ लेते हैं फ्लैट कहाँ पर है। थोड़ा भारी हो गया भाई साहब। भैया थोड़ा नहीं, बहुत भारी हो गया ये। आखिरी में शोभा ने बम फोड़ दिया है। हाँ बताओ। यार ये चाय का क्या हुआ? इस गाड़ी में पेंट्री की सुविधा है, फिर भी चाय नहीं आई। अरे चाय आ जाएगी भाई साहब, चाय भी आ जाएगी। तब तक एक काम करते हैं ना, छोटी सी कहानी पढ़ लेते हैं। अच्छा एक काम करो, आप ही कुछ पढ़ दो। हाँ हो जाए। अरे हिम्मत है मर्दा तो मदद तो खुदा पढ़ो यार। चलिए ठीक है, अब हम खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवती चरण वर्मा। निकालो भगवती बाबू भैया। तो ये देखो। हाँ जी। लीजिए। खिलावन का नर्क। ठसाठस भरी थर्ड क्लास की बेंच के नीचे, ठसाठस भरी थर्ड क्लास की बेंच के नीचे खिलावन लेटा हुआ था। वो सो नहीं रहा था, सोने का कोई समय ही नहीं था।
वो सिर्फ लेटा हुआ था, केवल इसलिए कि कहीं टिकट कलेक्टर उसे देख ना ले। आज 3 साल बाद वो अपने घर लौट कर जा रहा था, बंबई से लौट रहा था। 2 दिन का सफर उसने 1 हफ्ते में पूरा किया था। गाड़ी पर चढ़ते और उतारे जाते ही उसकी आखिरी मंजिल थी, और इस समय तक उसे बिना टिकट सफर करने का पूरा तजुर्बा हो चुका था। टिकट कलेक्टर को दूर से ही अपने डिब्बे की ओर बढ़ते देखकर उसने बेंच के नीचे पनाह ली थी, और वो इस तरह लेट गया था कि 15 मिनट तक गाड़ी में रहने पर भी टिकट कलेक्टर को उसकी गंध नहीं मिली थी। खिलावन सक्री बेंच के नीचे अपने बदन को समेटे हुए पड़ा था, मानो इस तरह सोने का वो आदी। अरे बंबई में भी तो वो इसी तरह सोया करता था। एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें 12 आदमी रहते थे। रात को जब सब लोग सोते थे तो हर एक आदमी को उतनी ही जगह मिलती थी जितनी खिलावन को बेंच के नीचे मिली थी। खिलावन उस समय सोच रहा था कि आज 3 साल बाद वो अपने देश जा रहा है, और देश में उसकी माँ है, बाप है, छोटा भाई और उसकी सुखिया भी तो है। अरे 3 साल पहले जब वो कमाने के लिए परदेश आया था तो सुखिया कितनी रोई थी। अरे 1 साल तो उसके विवाह को ही हुआ था। सुखिया को याद करके खिलावन मुस्कुरा पड़ा। उसके घर जाते ही सुखिया कितनी सुखी होगी। उसके घर पहुंचते ही घूंघट की ओट से तिरछी नज़र से मुस्कुराते हुए उसे देखेगी, और उसे एक धक्का सा लगा। माँ, बाप, बीवी सभी समझेंगे कि कमा कर लाया। सभी उसे आशा भरी नज़रों से देखेंगे। फिर वो क्या करेगा? अरे उसके पास में कपड़ा नहीं, लगता नहीं, पैसा नहीं। अरे 2 महीने की हड़ताल में जो कुछ उसने बचाया था सब स्वाहा हो गया। मकान मालिक जेल भिजवा रहा था। कपड़े लगता उसी कोठरी में छोड़कर अपनी जान बचाकर भागा था। आखिरकार वो घर में करेगा क्या? और एक झटके के साथ गाड़ी रुकी और खिलावन का सिर बेंच के पाए से जा टकराया और उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसी समय उसे दरवाजा खुलने की तथा बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो चोरों की तरह छिपने की जगह से बाहर निकला। टिकट कलेक्टर चला गया था। वो खिड़की से मुंह निकालकर बाहर देखने लगा। एक रेल के खलासी ने आवाज दी, बहादुरपुर, बहादुरपुर, और उसी समय गाड़ी ने सीटी दी। खिलावन जल्दी ही गाड़ी से उतर पड़ा। अरे बहादुरपुर स्टेशन पर ही तो उसे उतरना था। गाड़ी चली गई थी। खिलावन ने अपने चारों ओर देखा। ज्यादा समय ना हुआ था, सिर्फ 6:30 बजे थे। फिर भी उसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। आसमान पर गहरे बादल घिराए थे और बिजली चमक रही थी। खिलावन चुपचाप वहां खड़ा रहा, हतबुद्धि सा। स्टेशन सुनसान था। 2-1 मुसाफिर उतरे थे। उनके चलने की आवाज खिलावन को साफ साफ सुनाई दे रही थी, और वो आवाज भी धीरे धीरे गुम हो गई। एकाएक स्टेशन के खलासी ने स्टेशन वाला लोहे का फाटक बंद कर स्टेशन मास्टर को आवाज दी कि इधर सब कुछ ठीक है, और खिलावन की चेतना धीरे धीरे लौट आई। तार लांघकर अब वो सड़क पर आ गया था। रुककर उसने हिसाब लगाया कि उसका गांव यहां से 1.5 कोस की दूरी पर है। खिलावन चल दिया अपने गांव की ओर, पर उसके पांव थे कि घर की तरफ उठते ही न थे। वो भरसक जोर लगाकर चलने की कोशिश कर रहा था। उसके मन की शिथिलता उसके शरीर में व्याप्त हो गई थी। कितनी ही देर खिलावन चलता रहा, उसे उसका ज्ञान न था। उस समय विचार शून्य था और भाव शून्य। एकाएक वो चौंक पड़ा। एक बड़ी सी बूंद उस पर गिरी, और फिर दूसरी, और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। वो जल्दी से एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, और पानी इस तरह बरस रहा था मानो प्रलय की वर्षा हो रही थी। और उसी समय बिजली चमकी, और बिजली के प्रकाश में खिलावन ने वो टूटा हुआ मंदिर देखा जहां बचपन के काल में वो अक्सर जाया करता था। तब उसे पता चला कि वो मंदिर से करीब 10 गज की दूरी पर है। वो जल्दी से दौड़कर मंदिर में घुस गया। मंदिर में पहुंचकर उसने संतोष की एक गहरी सांस ली। मंदिर के अंदर अंधकार था और बाहर हवा जोरों के साथ चल रही थी। खिलावन को तभी ऐसा लगा कि मंदिर के अंदर वाले खंड में कोई और भी है। उसके कान खड़े हो गए। ध्यान से उसने सुनने की कोशिश की। कोई कह रहा था, यह बारिश भी अजब बेमौके शुरू हो गई, भगवान जाने कब तक होती रहेगी। और उसका उत्तर उसे मिला, तुम्हें का मुसीबत तो हमारी है। अम्मा जी पूछे हैं कि कहाँ रही, तब कहा, और अम्मा जी दद्दाजी से एक एक की 100 जड़ी है।
खिलावन को मानो काटो तो खून नहीं। ये आवाज तो सुखिया की है। सुखिया इस समय मंदिर में, और उसके साथ ये आदमी कौन है? वो दबे पांव भीतर की ओर किसका? मर्द ने फिर कहा, अरे कुछ ना होगा, तेरी सास भग झक कर चुप हो जाएगी। हाँ, उस दिन तेरे ससुर ने मुझे देख लिया था, तब क्या हुआ था? अरे होता का, पहले तो बहुत बिगड़े, कहीं कि तुम हमारी नाक कटाई दी, घर से निकाले की धमकी दी नहीं, लेकिन जैसे ही चांदी की हसली देखी और हमारे आश्रम में बंधे रुपया जो तुम हमें दिए रहे थे तो खोल कर उनके सामने रख दिए, तब अम्मा जी शांत हुई गई। खिलावन के मुख पर पसीने की बूंदें आ रही थी। मर्द ने फिर कहा, और वो तेरा वो घर वाला, उसकी कुछ खबर मिली? अरे 6 महीना से न ये को रुपया भेजे से, न कोई चिट्ठी पत्री लिखा से। मालूम होते कोई रान के फेरे में पड़ गो, ना सो यू का। यहाँ घर में सब भूखन मरत है। अरे वो तो तीसरे चौथे दिन तुम जो रुपया दे दे तो खाना मिल जाते। जिलेदार साहब, हमारे देवर को 1 आध बीघे जमीन दिवाए दो, आप इतना तो कर सकत। खिलावन चुपचाप मंदिर से बाहर आ गया और उसी समय बिजली चमकी और बिजली के प्रकाश में खिलावन ने देखा कि उसकी धोती चिथड़ा है और कुर्ता फेंक देने के काबिल। खिलावन चल दिया भीगता हुआ, घर की तरफ नहीं, पीछे स्टेशन की तरफ। पानी मूसलाधार गिर रहा था, हवा जोरों के साथ चल रही थी, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, और खिलावन चला जा रहा था भीगता हुआ, मानो वो भागा जा रहा हो। और दूर पर कभी कभी चमक उठने वाली बिजली के प्रकाश में वो स्टेशन की जमीन में धसी हुई इमारत को देख लेता था। स्टेशन पर पहुंचकर उसने सांस ली और वो भीगता हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। वो उस समय बहादुरपुर स्टेशन की और बंबई की विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन की तुलना कर रहा था, और इस प्रकार वो उस गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में ले जाएगी। और इस प्रकार वो उस गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसे एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में ले जाएगी। मुझे तो इस कहानी से मजदूरों का लॉकडाउन का पलायन याद आ जाता है। कितनी समानता है दोनों में। मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। मुझे विष्णु सखाराम खांडेकर की कहानी प्रकाश याद आ रही थी। विष्णु सखाराम खांडेकर मराठी के प्रेमचंद हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कहानी प्रकाश में एक मजदूर परेशान होकर मुंबई से गांव जा रहा है, दूसरा गांव से मुंबई, एक हताश होकर और एक आशा लिए। ऐसे ही कुछ था उस कहानी में। मुझे लगता है खिलावन कभी खत्म नहीं होंगे। छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, कहाँ छत्तीसगढ़ और कहाँ कश्मीर, कितनी दूर तक चले जाते हैं खिलावन सिर्फ रोटी के लिए। बीना आ गया शायद। पीना आ गया पर चाय अभी तक नहीं आई। भैया चाय फट गई होगी, बैठ के सीरे होंगे। अरे अंकल जी क्या मजाक करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी कहानियां पढ़ लेते हैं, फिर कटलेट आप सबको खिलाई देंगे। हाँ, आज की पार्टी अंकल की तरफ से। देखिए 2 ही पर्चियां बची है, अब बताइए पहले कौन आएगा। अंकल देखो भैया, क्या होता है, हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है और हम बुजुर्ग फर्स्ट होते हैं, लेकिन हमको एंड में कर दो आप। अरे अंकल ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो फिर बचा कौन? भाई साहब हो जाए। अरे बता दिया आपने। हो जाए। लाइए गुलजार साहब वापस घूम फिर के आ गए। तो भैया गुलजार भी डालो। देखना ऊपर ही होगी। गुलजार, रावी पार। पता नहीं दर्शन सिंह पागल क्यों नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ उस बचे कुचे गुरुद्वारे में खो गई, और शाहनी ने एक साथ 2 बेटे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था वो हंसे या रोए। एक हाथ दे और एक हाथ ले का सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है,
टोडरमलपुर कब पहुंचेगी ये पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छुपते छुपाते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे और शाहनी दिन रात दर्द से कराती रहती थी। आखिरी दिन थे जचकी के और पहली पहली औलाद। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू या सिख के मकान पे हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, 2 बार आग लग चुकी है और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, लेकिन जिसे देखो वही गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। एक जगह इकट्ठा होने से हौसला होता है पापा जी, और अब तक हमारी गली में तो कोई हिंदू सिख रह नहीं गया, हम ही अकेले हैं बस। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, रात के वक्त भापा जी के आंगन में गिरने की आवाज हुई। दूर गुरुद्वारे की तरफ से जो बोले सुनिहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। बस उसी को देखने भापा जी छत पर चले गए। सीढ़ियां उतरते वक्त पांव फिसला और बस आंगन में पड़ी कुदाल सर में घुस गई थी। जैसे तैसे भापा जी के संस्कार पूरे किए और बची कुची कुछ मालियत थी जो एक कपड़े के खोल में भरी और बाकी तीनों ने जाकर गुरुद्वारे में पनाह ले ली। गुरुद्वारे में खौफजदा लोगों की कमी नहीं थी, इसलिए हौसला रहता था। अब उसे डर नहीं लगता था। वो कहता, अरे और कुछ नहीं तो वाहे गुरु के पास तो है। नौजवान सेवादारों का एक जत्था दिन भर काम में जुटा रहता। सबने अपने अपने घरों से जितना भी आटा दाल घी चावल सब उठवा लिया था और लंगर दिन रात चलता रहता था। मगर कब तक, यह सवाल सबके मन में था। सबको ये उम्मीद थी कि सरकार कोई कुमक जरूर भेजेगी। अरे भैया लेकिन कौन सी सरकार, अंग्रेज तो चले गए, यहां पाकिस्तान तो बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। सुना है मिलिट्री घूम रही है और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी ये क्या होता है भैया? अरे रेफ्यूजी। अच्छा, ये लफ्ज पहले तो नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का एक जत्था जिनसे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ, वो निकल पड़ा। हम तो चलते हैं भैया, सुना है स्टेशन पर ट्रेनें चल रही हैं, अब यहां भी कब तक बैठे रहेंगे? अरे हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई, वाहे गुरु कंधों पर बिठाकर नहीं ले जाएगा। एक और गुरबानी का हवाला हुआ, नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का एक बुलबुला सा बन जाता माहौल में, और कुछ लोग आ जाते तो बाहर की खबरों से बुलबुला फूट जाता। स्टेशन पर तो बड़ा कैंप लगा हुआ है जी, लोग भूख से भी मर रहे हैं और खा खा के भी बीमारी फैलती जा रही है। सुना है 5 दिन पहले यहां से एक ट्रेन गुजरी थी, तिल रखने को भी जगह नहीं थी, लोग छत पर घास की तरह उगे हुए थे। सुबह संक्रांत की थी। बड़ी शुभ घड़ी में शानी ने अपने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक तो बेचारा बहुत ही कमजोर था, बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शानी ने नाभि की जोड़ से बांधे रखा। उसी रात किसी ने कह दिया, अरे भाइयों चलो निकल चलो, स्टेशन पर ट्रेन आई है रेफ्यूजियों को लेने, चलो निकल चलो। और एक बड़ा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह भी। शाहनी बहुत कमजोर थी, लेकिन बच्चों के सहारे चलने को तैयार हो गई, लेकिन मां ने हिलने से इनकार कर दिया। अरे मैं आ जाऊंगी बेटा, मैं अगले किसी काफिले के साथ आ जाऊंगी, तू मेरे पोते और बच्चों को लेकर निकल जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया और सेवादारों ने हिम्मत दी। ओ सरदार जी, और निकल जाओ, बीजी हमारे साथ आ जाएगी और एक एक करके सब बॉर्डर पार पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो। और दर्शन सिंह निकल पड़ा। ढक्कन वाली बेत की टोकरी में बच्चों को सर पर रखकर यूं उठा लिया जैसा परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। बेचारी नई नई नहीं बनजार मां और नौजायदा बच्चों को देखकर लोगों ने छत पर चढ़ा लिया और जगह दे दी। कुछ घंटे बाद गाड़ी में जरा सी हरकत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहू लुहान, तमतमाया हुआ चेहरा, शाहनी की छातियां निचुड़ के छिलका हो गई थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरा उठा लेती। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे 2 बच्चे की पोटलियां, ऐसा लगता है जैसे किसी कूड़े के ढेर से उठा लाए। कुछ घंटे बाद गाड़ी रात में दाखिल हुई तो दर्शन सिंह ने देखा कि एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिखे थे और बीच बीच में रोने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल साकित था। दर्शन सिंह ने पोटली में हाथ डालकर देखा तो एक बच्चा कब का ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह जब फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों को भी पता चल गया। सबने चाहा कि शाहनी से उस बच्चे को ले ले, लेकिन वो बेचारी तो पहले ही पतरा चुकी थी। टोकरी को झप्पा मारकर बैठ गई। नहीं, एक भाई के बगैर दूसरा दूध नहीं पीता। ट्रेन 10 बार रुकी और 10 बार चली। लोग अंधेरे में ही अंदाजे लगाते रहे। बस जी, खैराबाद आ गया जी,
अरे नहीं जी, ये तो गुजरावाला है जी। 1 घंटा और लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। लाहौर के बहुत करीब में हिंदुस्तान है। जोश में लोग नारे भी लगाने लगे थे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जो बोले सो निहाल, शस्त्रीय काल। गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई। अरे अरे रावी आ गया जी, रावी आ गया जी, लाहौर आ गया। इसी शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा, सरदार जी, मरे हुए बच्चे को यहीं फेंक दो रावी में, उसका कल्याण हो जाएगा। अरे उस पार ले जाकर क्या करोगे? दर्शन सिंह ने धीरे से टोकरी दूर खिसकाई और अचानक ही पोटली उठाकर वाहेगुरु कहकर रावी में फेंक दी। वाहेगुरु। अचानक अंधेरे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दर्शन सिंह ने घबराकर शाहनी की तरफ देखा। मरा हुआ बच्चा शाहनी की छाती से लिपटा हुआ था। वाहेगुरु, वाहेगुरु। फिर से एक शोर का भगोला उठा, वाघा, वाघा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरा हुआ बच्चा शाहनी की छाती से लिपटा हुआ था। पार्टीशन को लेकर कई राइटर्स ने कहानियां लिखी हैं, जैसे मोहन राकेश की मलबे का मालिक, भीष्म साहनी का उपन्यास तमस और कहानी अमृतसर आ गया है। इसी तरह से और भी खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। हाँ जी। सादत हसन मंटो ने भी काफ़ी कुछ लिखा है पार्टीशन पर, उनकी भी कहानियां हैं। तोबा टेक सिंह, खोल दो। मैंने एक कहानी पढ़ी थी अखबार में, छोटी कहानी थी ना, एक शहरी पाकिस्तान का, रामलाल उसके राइटर थे। मुझे लगता है पार्टीशन कुछ लोगों का ईगो था, जिससे लाखों लोगों ने भुगता और आज तक भुगत रहे हैं। झांसी आने वाला है लगता है। अरे आने वाला क्या भैया, आ ही गया। चलिए दोस्तों, मेरा स्टेशन तो आ गया, फिर कभी मुलाकात होगी। अच्छा, पहली बार ऐसा लगा कि ये सफर थोड़ा और चलना था। बाय बाय बाय। अरे भाई साहब, आपको उतरना है क्या? अरे तो रास्ते में क्यों खड़े हो? साइड में हटिए। गाड़ी लेट चली थी लेकिन कवर कर लिया। हाँ, ये अच्छा हुआ। चलो भाई, मैं क्या आता हूँ जरा। अरे अंकल कहाँ? वो प्राकृतिक विपदा है यार। देखिए बच रहा है, आप बहाने बना रहे हैं अंकल जी। नहीं बच नहीं रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे अभी क्या बात कर अरे अंकल कोई विपदा नहीं होती, आप सोच रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि विपदा आ रही है। आप सोचिए विपदा नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो विपदा नहीं आएगी। और अंकल जी, ये कोई प्राकृतिक विपदा नहीं है, ये तो इसके द्वारा पैदा की हुई विपदा है। पहले इसे दूर कीजिए। हाँ मैं एक काम करता हूँ, आपको बढ़िया जोक सुनाता हूँ, नया जोक सुनाता हूँ, आपने कई बार सुना होगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, देखिए जोक वोक से काम नहीं चलेगा। शुरुआत में फीता मैंने काटा था ना, तो समापन तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ अंकल जी, और आप ही तो कहते थे हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। हाँ हाँ, और वो भी क्या था, वो प्रसाद सबको मिलेगा। लीजिए अब प्रसाद अंकल जी। ठीक है। आज सारे चतुर से निकालो भाई। आवारा गर्द। अब आपको आवारा गर्दी के मजे के समझाऊं। समाज में आपकी इज्जत है, ओहदा है, मान सम्मान है, ठसक है, बनक है। अगर आपने आवारा गर्दी अपना ली तो ठसक, बनक, ओहदा सब खत्म। किंतु मेरी बात ना ली, न मेरा घर परिवार है, न बीबी, न बच्चे, न खानदान, न मैं कवि, न लेखक, न संपादक। मैं एक आवारा गर्द हूँ। जहाँ मर्जी आई उठ के चल दिया, जो मन में आया उठ के खा लिया, कुछ छीन लिया, कुछ पा लिया, कुछ चोरी कर ली। चोरी एक ही बार की बताऊंगा आपको। दुख निराशा मेरे पास नहीं पटकती। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ चारों दिशाएं मुझे बांध नहीं सकती, मुझे रोक नहीं सकती, मुझे गाइड नहीं कर सकती। मैं एक आवारा धूल हूँ। जरा सी हवा चली और मैं पहुंच गया। अरे भाई एक टिकट देना। कहाँ का? अरे कहीं का भी दे दो यार। अच्छा जो ट्रेन पहले जा रही है उसी का दे दो। और मैं निकल पड़ा जम्मू कश्मीर के लिए। फर्स्ट क्लास की बोगी में थर्ड क्लास आदमी। किसी ने गर्दन पकड़ के उतार लिया, किसी ने पास से पास बैठा लिया। मैं पहुंच गया 2 दिन बाद कटरा, माता वैष्णो देवी।
जय माता वैष्णो देवी। अब कटरा के ऊपर जाने के लिए रास्ते पहाड़ के ऊपर दोनों तरफ खाने का सामान मिल रहा था, रबड़ी, पूरी, कलाकंद, समोसा, डोसा। पैसा अपने जेब में था नहीं, तो एक बार हाथ देकर पैसा बना लिया, एक बार गाकर पैसा जमा लिया, 2 बार बोझा ढोया, 1 बार चोरी की। अब ऐसे ही एक दिन में एक दुकान पर बैठा गर्मा गर्म सब्जी पूरी उड़ा रहा था। एक आदमी भागता हुआ आया, हावले का भी हो गया था। वो बोला, पूरी हिंदी में बोला, गुजराती में बोल रहा था, बोला यहाँ कोई डॉक्टर है क्या, कोई मेडिकल शॉप है क्या, कोई अस्पताल है क्या? हमारे सेठ जी गड्ढे में गिर गए हैं, बहुत सारी चोट आ गई है, फ्रैक्चर हो गए हैं, डॉक्टर का फीस हम दुगनी देंगे। दुगनी क्या, चौगनी फीस देंगे डॉक्टर को हम। मेरा माथा ठनका। मैंने दुकानदार से कहा, अब तुम बता मत देना कि मैं डॉक्टर हूँ, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कम वक्त में यहाँ पर देवी के दर्शन करने आया हूँ, मुझे पर मरीज देखने पड़ेंगे। तो दुकानदार को उस पर दया आ गई, बोले डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, दे दीजिए ना, गरीब आदमी है, तो नौकरी चली जाएगी, सेठ जी बीमार पड़ गए, उसके हड्डी टूट गई उनकी। मैं ठीक है ठीक है। फिर बोला उस दुकानदार, बोला उस आदमी से, तुम किस्मत वाले हो कि डॉक्टर साहब सामने ही बैठे हो, सब्जी पूड़ी खा रहे हैं, वो देखो सैंडल वाले। वो आदमी मुझसे मिन्नत करने लगा। मैंने कहा क्यों बुखार की तरह सिर पर चढ़ के आता है यार तू, जाओ कहो सेठ जी से डॉक्टर साहब आते हैं। वो भाग गया। डॉक्टर कैसे बनूं, ये फटा कोट, पुराना पेंट, पेट में सैंडल। मैं डॉक्टरी का नाम जानते नहीं था, DOCTOR डॉक्टर की स्पेलिंग होती है, मुझे इतना मालूम था। हाँ, स्काउट गाइड में और NCC में मैंने पट्टियाँ कैसे बांधी जाती है ये सीखा था। और जेब में वेस्टर्न की शीशी थी। मैं कहा चलो आज इसी शीशे से काम निकालते। मैं पहुँच गया वहाँ, जाके देखा कुछ नहीं हुआ था, उसे ऊँधा पड़ा था, स्किन छिलके दिखा ली। मैं गया वहाँ, मैं कहा सेठ जी, मैं थोड़ा गंभीर हो गया, सेठ जी और उठाइए इनको, उठाइए। सेठ जी मैं आ गया हूँ, डॉक्टर WICA। हाँ देखिए, पैर उठाइए, चक्री घुमाइए, ये पैर उठाइए, चक्री घुमाइए, हाँ हाथ लाइए, खींचिए इधर खींचिए। कुछ नहीं हुआ था उससे। मैंने निकाली जेब से वेस्टर्न की शीशी और चुपड़ दी पूरी बॉडी के ऊपर और पट्टियाँ बांध दी। खुश हो गया वो, उठ के बैठ गया। मैं कहा सेठ जी चलता हूँ मैं। मैंने कहा वाह वैष्णो देवी, मज़ा आ गया, 1000-1500 का इंतजाम हो ही जाएगा, चलता हूँ मैं। पक्का गुजराती था वो, नती 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 एम केम करो छो, एम केम करो छो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है। नहीं नहीं, अब आप मेरे साथ रहेंगे श्रीनगर में, आपका पूरा इंतजाम मैं करूँगा, आपको खाने पीने का इंतजाम मैं करूँगा, आपको 2 क्वार्टर दिए जाएंगे, एक रहने के लिए और एक अब इस तरह जम्मू कश्मीर यानी कि श्रीनगर में अपनी ज़िंदगी आराम से कटने लगी। श्रीनगर में 2-4 दिन आराम करने के बाद मैं एक दिन श्रीनगर घूमने निकला। शाम को पहुँच गया मैं बदनाम गली के अंदर। लोग उसे बदनाम बस्ती कहते थे। नहीं नहीं, वैसे मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, और हाँ कभी कभी देख कर ही गुदगुदी हो जाती है। तभी मैंने देखा क्या माहौल था, चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। ओहो हो, छोटे छोटे मकान, धुंध धुआं, लगा ऐसे किसी फिल्म का सेट है। मुझे फिल्म याद आ गई, दीवान था, नूतन थी, दीवान गाने गाता नूतन के लिए, तो कहा ये बता इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना। तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने। तभी मैंने देखा कि एक लाइट के सर्कल के नीचे एक पुरुष खड़ा है, एक स्त्री खड़ी। स्त्री क्या, लड़की थी, खूबसूरत लड़की, सफ़ेद साड़ी पहनी थी, छोटे छोटे फूल थे। मैंने मन में कहा मेरी बगिया के फूल तेरे साड़ी में कैसे? वो हंसने लगी, वो भी हंसने लगा। बंगाली बाबू था, बंगाली में बात कर रहा था। उसने जेब से नोट की गड्डी निकाली, उस लड़की के हाथ में नोट रख दिए। उसने कहा नमस्ते, वो इधर गई, उसने नमस्ते, वो इधर गया। और मैंने क्या, वाह ये बदनाम बस्ती के अंदर इतना शुद्ध नमस्ते, इतना सात्विक नमस्ते, हरे तेरा नमस्ते। 3 दिन बाद मैं खुद खड़ा था वहाँ नमस्ते करने के लिए। मैं सुनिए अंदर कोई है क्या? वो बाहर ही पहचाना मुझे, मैं डॉक्टर WICA। उसने चेहरा बनाया, बोले डॉक्टर? फिर बोली अच्छा अच्छा अंदर आइए। मैंने कहा कोई समझ लीजिए वो पुराना रिश्तेदार हो। मैं अंदर गया। अंदर एक कमरा, एक खिड़की, 2 सूनी आंखों का आकर्षण और एक टिमटिमाता लेन। अभी मुझे यहाँ पहुँचे 2 मिनट भी नहीं हुए और मुझे लगने लगा कि चिरकाल बाद, बरसों बाद मैं अपने घर पर रुका हूँ। हालांकि इस धरती पर मेरा कोई घर नहीं है। जो घर टूट गए हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, जो घर गुम हो चुके हैं, उन्हीं घरों में मैं रहता है। लड़की ने कहा कि ये गॉगल क्यों पहन रखा है, उतार दीजिए गॉगल। मैंने गॉगल उतार दिया। वो बोली आपको किसी मालूम कि मैं कश्मीर आ गई हूँ?
मैंने कहा क्या पूछ लिया इसने? मैंने कहा क्या बात कर रही हो आप? अरे चुरा ले आंख से काजल बहुनर रखते हैं, चुप रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं। एक फिल्मी शेर मार दिया। वो हंसने लगी, बोली आपको मालूम है साहब नहीं गए? मैंने क्या पूछ लिया था यार? साहब नहीं गए? अरे अरे कब गए? बोले 2 महीने हो गए, हार्ट अटैक हो गया उनका। मेरे को ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर बोली आपको मालूम है कि मैं कहा मुझे सब मालूम है। बोले कि अच्छा मैं आती हूँ। गई लौट के आई और चिट्ठियों का बंडल लेके आ गई। चिट्ठियाँ खोली, मुझे बोली पढ़ो आप इसे। मैं पढ़ने लगा। मेरी प्यारी बोली नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से पढ़ो। मैं वहीं से पढ़ने लगा। मैं पढ़ता रहा, वो रोती रही। मैंने चिट्ठी में जान लिया था उसका नाम रुक्मणी है। मैंने कहा रुक्मणी जो चला गया उसको भूल जाओ, तो सामने साबुत बैठा है उसकी फिक्र करो, खुदा को उसके लिए शुक्रिया अदा करो। मैं उसको पास में खींच लिया, बोला तुम खूब मिली दोस्त। मुझे लगा ये खुशबूदार माला मेरे गले में पड़ी। फिर खड़ी हुई वो बोली कुछ पियोगे? मैं कहा नहीं नहीं पानी पी चुका हूँ, मुझे प्यास नहीं। बोले नहीं मैं मतलब कुछ पीते हो? मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं। मैं कहा वो नहीं। गई अंदर को, फिर जाके बोली मैं पी लूँ? मैं और मैं कहाँ फंस गया? ये बाजार है, ये औरतें मजबूरी में काम करती है, पैसे मेरे पास है नहीं, उस सेठ जी मुझे पैसे देता नहीं, रहने का इंतजाम है, खाने का इंतजाम है, लेकिन नगद देता नहीं। मैं गिल्ट होने लगा, क्या करूँ क्या करूँ? ये औरतें मजबूरी में काम करती है, इनको बिना पैसे दिए जाना जलील हरकत होगी। वो आ गई। मैंने कहा मैं जाता हूँ। बोले नहीं रुक जाओ, साहब भी यही क्या करते थे, रुकते ही नहीं थे। मैं कहा नहीं वो जाऊँगा मैं। बोले मैं कहा महाराज मेरा खाने पे इंतज़ार करता होगा। बोले नहीं आज छोड़ो, आज यही रुक जाओ, मत पियो, नाराज मत हो, आज यही रुक जाओ। मैं वहीं रुक गया। उसकी हथेलियाँ गर्म थी, वो चुप, मैं चुप। रात का सन्नाटा और हम दोनों डूब गए समंदर में। रात, रोटी, तो सूनी आंखों का आकर्षण, घड़ी की टिक टिक, फिर मुर्गे की बांग, होश की बूंद और मेरी सुबह उठा तो मेरा सिर फटा जा रहा था, नींद पलकों से लटक रही थी। मैंने कहा मैं जाऊंगा। वो बोली कल फिर आना। मैंने कहा ठीक है अच्छा। मैं जाने लगा, उसने मेरे हाथ में फिर नोट दे दिए। मैंने कहा क्या कर रही है? प्यार कर रही है, मुझे पैसा मुझे दे रही है। वो चल दिया वहाँ से, लेकिन वो सूनी आंखों का आकर्षण, वो बाला की गंध मेरे अंदर धस चुकी थी। इस तरह 2 महीने हो गए नमस्ते का आदान प्रदान करते हुए। मैंने उसके प्रेमी के सारे खत पढ़ लिए थे और खत में ये जान लिया था कि वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर का सिविल सर्जन है, कि उसी क्या रहती है। वो रखेल कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, या कैप कहना मुझे पसंद नहीं है। पत्नी की तरह रहा करती थी, उसकी पत्नी थी, बच्चे और भी थे, उसके बच्चों की देखभाल किया करती थी। और जैसे डॉक्टर की डेथ हुई उसे बाहर निकाल दिया, भगा दिया वहाँ से। लड़की थी 20 साल की, क्या करती? यहाँ आके बैठ गई। मैं गिल्ट हो रहा था कि कैसे इसकी मदद करूँ, कैसे इसकी गंदी बस्ती से बाहर निकालूँ, समझ नहीं आ रहा था मेरे। मैं परेशान था, नगद मेरे पास था नहीं, ऊपर से वो सेठ काम करवाता था, पैसे नहीं देता था। तब मुझे वो याद आया, मैंने प्ले देखा था मृच कटिकम, मिट्टी की गाड़ी, जिसमें एक गणिका थी नगर वधु, हाँ वसंत सिन्हा, उसका एक प्रेमी था चारुदत्त। वो दान करते करते गरीब हो गया था। एक उसकी सहेली थी मदनिका का एक प्रेमी था, वो था शबीलक प्रेमी था उसका। शबीलक ने कहा कि मेरी पत्नी मेरी बीवी काम नहीं करेगी, छोड़ो उसको यहाँ से। उसने कहा रुको अभी नहीं। इसी बीच वसंत सिन्हा ने अपने सारे गहने बहाने से दे दिए चारुदत्त को। चारुदत्त ने वो गहने दे दिए अपने मित्र को। मित्र गहने लेके सो गया। शबीलक चोर था ही। रात को वो चोरी करने निकला, घूमा, जनेऊ निकाली अपनी, एक गीली मट्टी की दीवार थी, वहाँ उसने उससे निशान किया और सुरंग खोद दी। घुसा अंदर, जाके देखा कोई नहीं है, और सारा माल उस मित्र के हाथ से ले लिया, लेके आ गया और फिर ले जाके दे दिया वसंत सिन्हा को। बोला ये लो अपने गहने और छोड़ दो मेरी को, मदनी का यहाँ काम नहीं करेगी। सेठ अपने गहने कहाँ रखता है ये मालूम था, पत्नी के सिवा कहाँ रखता है, नगद कहाँ रखता है मुझे मालूम था। 1 2 3 4 5 6 7वें दिन मैंने सारा माल उड़ा दिया और पहुंच कर रुकमणी किया, जाके माल छुपा दिया। रात भर रुका वहाँ, उसने मुझे प्यार किया, मैंने उसे प्यार किया। सुबह उठा, मैं कहा चलता हूँ, बोले कल फिर आना। मन में कहा
मैं कहा दोस्त शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। मैं चल दिया वहाँ से, लेकिन वो सुगंध मेरे साथ थी। मैं निकल पड़ा पहाड़ से मैदान की तरफ, एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव। एक गांव में पहुंच के मैंने एक कमरा किराए से ले लिया। मैं रुक गया, रात के 12 बजे थे, मैं थका सोया था, तभी शोर सुनाई दिया। मैं झांक कर देखा तो पुलिस की गाड़ी आई थी। सेठ जी गाड़ी से उतर रहे थे, ऊपर आए, दरवाजा तोड़ दिया, मुझे मारने लगे। वो मुझे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। बता मेरा माल कहाँ है, बता जेवरात कहाँ है, बता नकदी कहाँ है। मारते रहे, मैंने नहीं बता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। मेरे मुंह से खून टपक रहा था, मेरे नाक से खून टपक रहा था। तभी सेठ जी ने उनकी अंगूठी मेरे हाथ में थी, पहचान ली, ये उन्हीं की अंगूठी है। मैं उतारना भूल गया था। इसी अंगूठी के आधार पर मुझे फला फला धारा के अंदर जेल हो गई 1 साल। आज सुबह लौट कर आया हूँ, फिर न हम मिले न बिछड़े। हाँ, मैं गया था उस लाइट के सर्कल के नीचे, लेकिन टूटे दरवाजे और निकलती हुई ईंट ने मुझसे कहा बहुत देर कर दी मेहरबान आते आज। बदल गई तेरी मंजिलें भी, बिछड़ गया मैं भी कारवां से। यात्रा और यात्रा, यात्री और यात्री, सलाखों से बाहर हरियाली ढूंढती आंखें, बर्थ के जुगाड़ में लोग। और जब बर्थ मिली तो स्टेशन आ चुका था। और जब बर्थ मिली तो स्टेशन आ चुका था। आचार्य चतुर्सेन को मैंने कभी नहीं पढ़ा। आचार्य चतुर्सेन ने बहुत उपन्यास लिखे हैं। उनका प्रसिद्ध उपन्यास है वयम रक्षामः, और 1961 में एक फिल्म आई थी धर्मपुत्र, वह भी आचार्य चतुर्सेन की लिखी हुई है। दूसरा वैशाली की नगरवधु, जिस पर आम्रपाली बनी। और कॉलेज के ज़माने में हमने एक कहानी पढ़ी थी उनकी, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी। पढ़ता हूँ आंटी जी मैं। अच्छा अंकल जी, ग्वालियर आ गया, मैं चलता हूँ। चलो बेटा। मेरा सफ़र यहीं तक था। अरे भाई, सफर कभी खत्म नहीं होता, वो तो चलता रहता है, और यही तो जीवन है। हाँ भाई, कुछ लोग सफ़र करते हैं और कुछ सफ़र। लेकिन दोस्त, आज अगर मैं इस ट्रेन में नहीं होता तो बहुत कुछ छूट जाता। अच्छा ठीक है, बाय। बाय। भाई साहब, फूट जाएगा ब्लेडर मेरा। अरे अंकल जाइए प्लीज। लड़का बढ़िया है ये एससी निकाल लेगा। प्रीलिम्स तो 100% हो जाएगा इसका। लगता तो ऐसे ही है भैया, और सफर में तो यही होता है, तरह तरह के लोग मिल जाते हैं और सबकी अपनी अपनी कहानियां होती हैं। देखो ना, इस सफ़र में अपन मिले, इतनी सारी कहानियाँ पढ़ी। फ्लाइट में तो कोई किसी से बात ही नहीं करता है, सब अपने अपने में दायरे में रहते हैं। हाँ भाई, अब आना हुआ। अरे भाई, ये ट्रेन रुक क्यों गई? अरे यार, लोगों ने छील पुलिंग किया होगा घर के सामने, करते हुए देखा मैंने। ये अंकल जी, मैसेज आया मेरे पास, आगे मुरैना में ट्रैक ब्लॉक है, 2-4 घंटे लग जाएंगे, ऐसा लिखा है। हाँ, मैसेज तो मेरे पास भी आया ही। एक मिनट, अब मुरैना में मेरा एक फ्रेंड रहता है, मैं पूछ लेता हूँ। हेलो। हाँ हाँ जोशी जी, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं दिल्ली जा रहा था ये ट्रेन से, ये ग्वालियर से आगे निकलते ही रुक गई है। इस पर कुछ मैसेज आया है मेरे पास कि वो मुरैना में कुछ प्रॉब्लम हुआ है ट्रैक का। अच्छा, मालगाड़ी डिरेल हुई है। ओहो, 6-7 घंटे लगेंगे। अरे बाप रे, मेरी तो मीटिंग है वहाँ पर एक। चलिए ठीक है, धन्यवाद जोशी जी। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। अरे आप फंस गए तो? वहाँ तो मालगाड़ी के कारण पूरा ट्रैक ब्लॉक है, 6-7 घंटे लगने वाले अंकल। मेरी सुबह मीटिंग है, क्या करूँ अब? हमको भी टाइम से पूछना है। एक काम करते हैं ना, यहाँ से बाहर से टैक्सी ले लेता हूँ, पहुँच ही जाऊँगा सुबह तक। आप भी तो दिल्ली जा रहे थे। हाँ आप साथ में चलिए, हम लोग शेयर कर हाँ, लेंगे। ये अच्छा रहेगा। हाँ। तो साथ मिल जाएगा जी। आजा आजा। जा रहे हैं अंकल जी आप? हाँ बेटा, क्या सॉरी, जाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी हो गई अब तो अपना। अच्छा जी, चला चलिए आजा। ठीक है, नमस्ते। थैंक यू भाई।
निकल जाते हैं हम जिंदगी की इस बदलती हवा में, ख्वाबों को गठरी में बांध मीलों का सफर तय करते हैं टूटी हुई चप्पल के साथ। दौड़ती भागती इस जिंदगी में चढ़ते हैं हम रेल के किसी डब्बे में। आगे बढ़ो, यहां जगह नहीं है जैसे शब्दों को झेल कर खड़े रहते हैं हम मौन ओढ़कर। बस इंतजार किसी के उठने का कि लपक ले उसकी सीट। है अजनबी चेहरे पर कोई दे ही देता है जगह। कुछ घंटों के लिए ही सही भूल जाते हैं हम अपना वजूद, घुल मिल जाते हैं अजनबियों के उस मेले में, हो जाते हैं लीन। ये सफर नहीं है, ये सफर नहीं है, हुजूम है अजनबियों का, जहां वो लोग मिल जाते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, या कुछ अपने लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। यही जीवन की पड़ते हैं। यशील दुबे। मैं उद्देश्य अग्रैया। रंजीत ठाकुर। आशीर्वाद झा। संगीता। मैं गोपाल दुबे। देखिएगा, आप लोग आए, धन्यवाद आपका। आते रहिए, मुलाकात होगी इसी नए नाटक के साथ में। शुक्रिया।